PK ji, on behalf of Y Media, I would like to welcome you to Radio Y FM 91.9. Thank you very much, Mahi, and very good afternoon to all our listeners. जी माही. Good afternoon, PK जी. PK जी, जैसे कि आपको पता है, जब आप आते हो तो इस सेगमेंट की शुरुआत हम मार्केट के हाल के साथ करते हैं. तो मैं आपसे पूछूंगी, मार्केट का हाल है कैसा? हाल बेहाल है जी माही, हाल बेहाल है. ये जो है जनवरी का जो सिनेरियो आया है, ये पिछले 14 साल के अंदर इतना वर्स्ट जो है हाल जनवरी का सेल्स के मुतालिक नहीं हुआ. नेशनल होम सेल एज पर कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन पिछले 14 ईयर में इट वाज द वर्स्ट इन दिस जनवरी. ये जनवरी सबसे लोएस्ट था. और आप हैरान होंगे कि लास्ट जनवरी, जो जनवरी 2022 से जनवरी 2023 को अगर कंपेयर करें तो इन दिस जनवरी ऑफ 23 द सेल टम्बल्ड 37.1%. इतनी जबरदस्त सेल, मोर देन 1/3 से ज्यादा सेल गिरी है जनवरी में. अब इसको जस्टिफाई करने के लिए कोई कारण नहीं है, लेकिन एक दो पॉइंट इसके फेवर में जाते हैं. वो ये जाते हैं कि हम कंपेयर उस जनवरी से कर रहे हैं जो हिस्टोरिकली बेस्ट जनवरी थी. जनवरी 2022 वाज द बेस्ट जनवरी ऑन सेल. तो इस जनवरी का मुकाबला उस जनवरी से किया जा रहा है. वो जनवरी बेस्ट थी और ये सबसे वर्स्ट हो गई, क्योंकि आपको याद होगा जनवरी एंड फरवरी 2022 तक मार्केट बहुत स्ट्रांग थी और हर आदमी अंधाधुंध आंख बंद करके घर खरीदता जा रहा था. और हम लोग इसी रेडियो चैनल में आके बोलते थे कि अभी रुक जाइए, टाइम ठीक नहीं है, इट इज टू गुड टू बी ट्रू. और वो बात नहीं सुनी जा रही थी. शॉर्ट टर्म जिन्होंने क्लोजिंग करी उनको परेशानियां देखनी पड़ी. लेकिन मैं इसीलिए कहता था और आज भी यही कहता हूँ, लॉन्ग टर्म मिनिमम 2-3 ईयर्स की क्लोजिंग करो तो आप बच सकते हो. अदरवाइज शॉर्ट टर्म क्लोजिंग बहुत रिस्की था. तो उससे जनवरी 2022 से मुकाबला करें तो 37.1% कंपैरिजन करें तो नीचे आ गई. अगर हम सिर्फ एक महीने से कंपैरिजन करें, सिर्फ दिसंबर, तो दिसंबर से भी हमारी जो सेल है वो 3% नीचे आ चुकी है जनवरी में. लेकिन दिसंबर भी आपको पता होगा थोड़ा बेटर मंथ था. जो दिसंबर 22 थोड़ा बेटर मंथ था. जो हमने कहा था कि इस साल की शुरुआत भी बेटर से हुई है, जनवरी और एंड भी बेटर से हुआ है. ज्यादा बेटर तो नहीं, पर 1% जो था वो उसके अंदर प्राइस का जंप आया था. तो ये दिसंबर से मुकाबला जो है ना, वो उससे अगर कंपैरिजन करें तो इसकी सेल जो है वो 3% डाउन रही है. और लेकिन मैं एक और साथ में अपडेट दे दूं कि एनुअल पेस ऑफ हाउसिंग स्टार्ट जो कनाडा का है वो भी 13% डाउन हो गया जनवरी के अंदर. एनुअल पेस ऑफ हाउसिंग स्टार्ट्स, जो घर नए बनने शुरू होते हैं, 13% इस जनवरी में कम बन रहे हैं. तो यानी कि ये चीज क्या बताती है कि आने वाले टाइम के अंदर ये चीज इफेक्ट करेगी हमारी जो शॉर्टेज, जो हमारी इन्वेंटरी है उसको शॉर्टेज क्रिएट करेगी ये चीज. ये तो था हमारा क्या लो किस्म से जो आपने मार्केट अपडेट पूछा. अगर आप साथ में कुछ अपने हम नंबर भी दे दें, जी कॉल कर सकते हैं. जी बिल्कुल पीके जी. सारे लिसनर्स को हम बता दें कि अगर आप पीके जी से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में. 9052269109 हमारा नंबर है, 9052269109. एंड कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं. पीके जी, हेलो. हाय, आप ऑन एयर है, अपना क्वेश्चन पूछ लें. हाँ जी, नमस्कार पीके जी, कैसे हैं? नमस्कार सर. अच्छा पीके जी, मुझे सवाल ये पूछना था कि अभी तो नहीं, पर 2-3 साल पहले जैसे जब ले रहा था मैं घर, तो क्लोजिंग के टाइम पे लॉयर ने बोला कि वो क्लोजिंग नहीं कर पाएगा उस टाइम पर जब तक, क्योंकि जो एपीएस बना था उसके ऊपर उन्होंने हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम लिख दिया था सेलर का. जबकि उसने बोला कि जब मैं सिस्टम में चेक कर रहा हूँ तो सिर्फ टाइटल के ऊपर वाइफ है. तो शायद तो उस वजह से उस टाइम पे अमेंडमेंट करवानी पड़ी ताकि वो हस्बैंड का नाम हटाया जा सके और सिर्फ वाइफ का नाम रखा जा सके. तो मुझे ये पूछना था कि अगर कोई अमेंडमेंट होती है तो क्या उस टाइम पर रूम फॉर प्राइस नेगोशिएशन दोबारा से खुल जाता है? और क्या नो बिकॉज मैं बता दूं, ये प्रिंसिपल घर था ना जी उनका. हाँ जी. हाँ, प्रिंसिपल घर के अंदर मैट्रिमोनियल होम आधा हिस्सा तो वैसे ही वाइफ का हो जाता है. हाँ, क्योंकि प्रिंसिपल घर के अंदर वाइफ का वैसे ही अगर वो ओनरशिप के अंदर नहीं भी थी तो इनडायरेक्टली वो ओनर थी. तो उसके लिए लॉयर को साइन तो वाइफ की परमिशन तो लेनी ही पड़ती है. जब आप अपना एग्रीमेंट देखिए, उस एग्रीमेंट के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है स्पाउसल कंसेंट. वो स्पाउसल कंसेंट देखो, उसमें वाइफ ने की हुई है. नहीं, उसके अंदर स्पाउसल, उस टाइम पे शायद स्पाउसल कंसेंट के कॉलम के अंदर ही हस्बैंड का नाम जाना था. उन्होंने उसी जगह उनको सेलर के अंदर दोनों का नाम डाल दिया. हाँ जी. लॉयर ने तो ये ग्रे एरिया था
तो नेगोशिएशन आप ये जो है ना बैकआउट नहीं कर सकते थे आप इस डील से बाहर, क्योंकि ये जो है ये इतनी बड़ी फॉल्ट नहीं थी कि जिसे कहते हैं कि घर में आग लगी हो आप नहीं ले रहे, ये वो जिसे कहते हैं नहीं है इतनी बड़ी इसके अंदर डेफिशिएंसी की आप नेगोशिएशन दोबारा करें, आपको क्लोजिंग तो कराना है। और देखो लॉयर ने ठीक करा दिया, लॉयर ने ठीक कर दिया, आप मेरे हिसाब से नहीं कर सकते जी, फिर भी आप लॉयर से पूछ लीजिए, आई एम नॉट ए लॉयर, पर आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस जो है ये इतनी बड़ी डेफिशिएंसी या इतनी बड़ी कमी नहीं थी कि जिसमें आप बैकआउट कर सकें या नेगोशिएट कर सकें, क्योंकि कैसे भी तो स्पाउस तो आधा % 50% का ओनर था ही था। स्पाउसल कंसेंट की बजाय उन्होंने सेलर में नाम डाल दिया और नाम गलत जगह डाल दिया था। हाँ, स्पाउसल कंसेंट की जगह सेलर में नाम डाल दिया, और देखा जाए तो इनडायरेक्टली तो सेलर तो उसका स्पाउस था ही 50% का ओनर, नाम ना हो तो भी। हाँ, और मैं ये भी अग्री करता हूँ कि वो नाम वो गलती सेलर की भी नहीं थी, शायद उनके रियल्टर की थी जिसने टाइटल चेक नहीं करा और जहाँ भी डाला। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, और ये इतनी बड़ी कोई गलती नहीं थी, ये इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है जिसमें कि दोबारा नेगोशिएट करें या बैकआउट हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ माही, एग्जाम्पल किसी ने घर लिया और उसके अंदर लिखा हुआ है ऑल चैटल्स एंड फिक्चर्स शुड बी इन गुड वर्किंग ऑर्डर, ठीक है जी। अब पता चला जी एक दिन पहले जाके देखा उन्होंने फ्रिज काम नहीं कर रहा, वो कहता जी मैं तो क्लोजिंग ही नहीं करूंगा क्योंकि फ्रिज काम नहीं कर रहा, ये हो ही नहीं सकता। क्लोजिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, तो फ्रिज के लिए बाद में लड़ते रहिए बेशक, उसके बेसिस के ऊपर आप क्लोजिंग डिनाई नहीं कर सकते जी। मटेरियल डिफेक्ट नहीं है इतना बड़ा उसके अंदर पूरे घर के अंदर, तो इसीलिए ये आपको ये कई बार गलत फहमी होती है, ये चीज रहेगी तो मैं तो क्लोजिंग करता, ये कभी नो, वो करके देंगे, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बेसिस के ऊपर आप क्लोजिंग ना करें, ये नहीं हो सकता जी। पीके जी नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए तो उनसे बात करते हैं। जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। पीके साहब ये जो नई रिपोर्ट है कि वो 30% गिरने का चांस है फ्यूचर में अभी मजीद, हाँ ये ना ये तीसरी बार कॉल आ रही है मेरे को सर, ये न्यूज आ रही है, पर आप उसको ध्यान से पढ़िए, प्राइस की जगह वो सेल बता रहे हैं सर। वही अच्छा, प्राइस का नहीं है, सेल वो देखो उसमें लिखा हुआ है 30% सेल डाउन होने की उम्मीद है, और वो मैं आपको उसकी फिगर भी दे देता हूँ सर, अगर आपको जो अभी जो हमारा जो डाटा है इनका ये कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन का, वो कैनेडियन सीरिया जिसको हम कहते हैं, वो उन्होंने ये कहा है कि 2023 के अंदर फोरकास्ट ये हो रही है कि 70,000 सेल एक्सपेक्ट करिए दिस ईयर कंपेयर टू 75,000 लास्ट ईयर। तो सेल जो है उसके ऊपर बात हो रही है, जिसको लोग गलती से प्राइस के ऊपर जा रहे हैं। बड़ा फर्क है दोनों के अंदर, प्राइस एंड सेल के ऊपर। सेल डाउन होना और प्राइस डाउन होना बड़ा फर्क है सर। जो आजकल का सिनेरियो है, मतलब ये जो इंटरेस्ट रेट है, तो उसमें जो कि 70,000 इनकम है उसको कितना लोन मिल सकता है? ये दो बातें इसके अंदर आ रही हैं सर। इसके अंदर आप पहले देखना कि आपकी डाउन पेमेंट कितनी है। डाउन पेमेंट आपकी अगर सपोज करिए 20% है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है ये, और अगर मान लीजिए आपकी इंश्योर्ड है तो उसके अंदर थोड़ा और कम हो जाता है। मान के चलिए रफ बता रहा हूँ मैं, अपनी इनकम को आप 4.5 और 4 या 4.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपनी इनकम को, यानी कि अगर 70,000 आपकी इनकम है, अगर आप उसको 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 3,15,000 3,10,000 के करीब मिलना चाहिए। 3 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास आप घूम के चलिए बस, ठीक है। वो भी देखना पड़ता है कि आपके और कोई खर्चे तो नहीं है, आपके कोई कारों के बड़े बड़े लोन तो नहीं है, या उसकी कोई किस्त तो नहीं है, आपके ऊपर कोई स्टूडेंट लोन तो नहीं है। ये सब चीजें अगर क्लियर है तो मैं बता रहा हूँ सर, आपको पता चले जी इनकम 70,000 और रखी हुई है मर्सिडीज, तो बैंक वैसे ही नहीं देगा। तो पता चला जी मर्सिडीज की किस्त है $1,500 महीने की, तो बैंक वैसे ही नहीं देगा, कहेगा जिसको 70,000 इनकम के ऊपर यही नहीं पता कि मेरे को कार कौन सी चलानी है, तो उसको पैसे देके हमने ऑपरेशन और सिरदर्दी डालनी है क्या? तो यू हैव टू जस्टिफाई योर इनकम फॉर योर एक्सपेंसेस, दैट इज मोर। तो आपको बैंक कहेगा नहीं, आपको लेंडर ये बात कहेगा नहीं, पर उस बात को काउंट कर लेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपकी इनकम के हिसाब से किसी हालत में आपकी कार की किस्त 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5% ईयरली से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूं। अगर 70,000 इनकम है तो आपकी 3,500 से ज्यादा, तो 36 मान लो, इससे ज्यादा किस्त नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर 36 साल की है
तो महीने की 300 हो गई। तो बैंक भी थोड़ा जस्टिफाई करता है इस बात को, देखो जी अपना इनकम के हिसाब से अगले ने छोटी कार रखी हुई है, पता चला कि इनकम 70,000 है और जनाब BMW लेके चल रहे हैं, इसका 1500 किस्त आ रही है, लोन 0 हो गया आपका उसी वक्त। ठीक है सर। अपना पीके साहब एक और चीज की, जैसे अगर ये 100,000 जो है ना वो पेमेंट है और कोई लाइबिलिटी नहीं उसके अलावा, बिल्कुल 0 लाइबिलिटी है, सब कुछ सही है। हाँ, तो डाउन पेमेंट कितनी है सर? 100,000। आप डाउन पेमेंट 100,000 करना चाहते हैं जी, क्लोज टू। वेरी नाइस। तो इसके लिए अलग भी स्कीम्स है अलग अलग बैंकों की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 35 तो नहीं बनता फिर भी, तो ठीक है, मतलब फिर भी यूर क्लोज है। तो आप लगभग मेरे हिसाब से आप 5 लाख तक के घर तक जा सकते हैं, अगर आप कोई लायबिलिटी ना हो तो 4.5-5 लाख तक के घर तक जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप एक बार मिल लीजिएगा, मेरे को टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए अपने नाम के साथ, तो एक मैं आपको मुलाकात करा दूंगा। कल यहाँ पर आएंगे, रेडियो शो में आते हैं हमारे कुलीग अयाज भांजी, उनसे भी बात कर सकते हैं आप, या हमारे ऑफिस आइए मिलवा देंगे, तो उसका कुछ प्लान किया जा सकता है आगे के लिए। क्योंकि अगर आपका 100,000 डाउन पेमेंट है तो यू आर ए वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन मेरे हिसाब से। तो जरूरी बात है कि आप डिसिप्लिन, तो आपके लिए कोई ना कोई स्कीम बन सकती है। माही आप देख रहे हैं 70,000 इनकम के ऊपर इन भाई साहब ने 100,000 जोड़ा हुआ है। जी जी, ठीक है, अगर मान लो नहीं जोड़ा होता तो ये सोच भी नहीं सकते थे घर लेना। यही मैं बोलता हूँ कि हर इनकम ग्रुप के अंदर आप पैसा जोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने आप से बेईमानी कर लेते हैं, तो हम वो नहीं कर पाते। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं पीके जी। और मैं दोबारा से एक बार स्टूडियो का नंबर जो है वो रिपीट कर देती हूँ, 9052269109, 9052269109। अगर आप पीके जी से कोई भी रियल एस्टेट रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 9052269109 पर। और जितने पीके जी हमारे लिसनर्स जो हैं वो कॉल कर रहे हैं, उतने नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि पीके जी ऐसा सुनने में आ रहा है मतलब कि रेंटल्स में भी आगे जाके प्रॉब्लम आने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? बिल्कुल है, देखो ना, बात मैं बताता हूँ आपको, बड़ा अच्छा आपने सुना है, बिल्कुल आजकल की न्यूज चल रही है, बल्कि CP24 में भी आ रही है, आपकी वाई मीडिया भी ये न्यूज दे रही है कि प्रॉब्लम आने वाली है। रीजन ये है इसका सिंपल कि 5 लाख इमिग्रेंट आ रहे हैं, ठीक है, और चलो घूम फिर के GT के अंदर उसमें से मान लीजिए सपोज करो 1 लाख भी आ गया, घर कहाँ है? इमिग्रेंट्स बहुत जबरदस्त आ रहे हैं, और ऊपर से जैसे कहते हैं कि बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टर्स ने भी हाथ खींच लिया, वो भी नहीं खरीद पा रहा। सेल की जैसे मैं बात कर रहा हूँ 30% सेल डाउन की जो बातें चल रही हैं, तो एक आदमी किराए में कैसे ले लेगा मुझे बताइए आप। ये अभी एक डाटा आया है, सेंसस अभी डाटा आया है जबरदस्त, वो ये उसमें ये आ रहा है कि अगले अप टू 2023 तक जो गैप है बिटवीन हाउसिंग सप्लाई एंड डिमांड वो डबल हो जाएगा। बताइए आप, 58% प्रोपोर्शन जाके बैठ जाएगा। मतलब कि जैसे मैं GT की बात करूं तो एज पर द प्रोजेक्शंस ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज, अगर वो भी मान ले पूरी हो जाती हैं तो 1,35,000 पर्पस बिल्ट रेंटल जो है कॉन्डोमिनियम यूनिट बनने हैं 2031 तक, 1,35,000, जबकि डिमांड जो है 3,00,000, यानी कि 177,000 शॉर्टेज और होने वाली है। तो इसका असर क्या होगा? रेंट के ऊपर होगा, डिमांड एंड सप्लाई। भाई मैंने कोई चीज बेचनी है, 4 मांगने वाले हैं तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। मैंने कोई चीज बेचनी है और मैंने कोई चीज बेचनी है और मांगने वाले 4 हैं तो कीमत बढ़ जाएगी, और मैंने कोई चीज बेचनी है और मांगने वाला है नहीं तो कीमत कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार अगर रेंटर्स रेंट के लिए मार्केट में खड़े हैं और आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो नेचुरली किराया बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत दुख भरी बात है कि आने वाले टाइम के अंदर रेंट्स जो है वो और बढ़ने की उम्मीद है बहुत ज्यादा। इस साल का प्रोजेक्शन आ रहा है 5 से 6% रेंट बढ़ सकता है, और ये गैप जो है डबल से ज्यादा होने वाला है अगले 8-9-10 सालों में, 2031 तक मान के चलिए आप, विच इज वेरी बैड सिनेरियो। और यहाँ तक देखो मैं बताऊं, इसके बाद पे बात चलती है जो लैंडलॉर्ड्स हैं, मेरे ख्याल से
आप पहले अगर वो स्टेशन आईडी ले रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कर लेंगे। कॉलर जो हमारे साथ थे लेते हैं जी। हाँ जी उनका एक्चुअली कुछ और क्वेश्चन था, वो मैं उनको सिग्नल का इशू आ रहा था। बाकी हम लिसनर्स से कहना चाहते हैं कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें जरूर बता दीजिए। स्टूडियो का नंबर है 9052269109 9052269109। एंड बिल्कुल पीके जी, मेरे पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेडी है, तो जी थोड़ा सा जी तो वो जो बात चल रही थी कि शॉर्टेज सप्लाई की, इन्वेंट्री की और रेंटर की, एक बात और यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ओंटारियो को पूरे को अगर ले लें तो कॉन्डोज जो है 40% से ज्यादा इन्वेस्टर्स ओन करते हैं। एग्जैक्ट फिगर है 41.9%। ये 100 घरों में से 41 घर इन्वेस्टर्स के हाथ में है, और जब इन्वेस्टर को सूट ही नहीं करेगा तो वो इन्वेस्ट करना ही बंद कर देंगे, सप्लाई की और शॉर्टेज हो जाएगी। अगर आप सिटी ऑफ टोरंटो की बात करते हैं तो इन्वेस्टर जो है कॉन्डो के अंदर 36.2% है। तो आप बताइए नॉन रेजिडेंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो 5.6% है। तो ये इन लोगों के हाथ में है। तो मुझे बताइए एक रेंटर, एक ओरिजिनल, एक जो जेन्युइन बायर है वो कहाँ जाएगा? ये बहुत बड़ी एक समस्या है। और ऊपर से इनको जो अफोर्ड करना बंद हो जाता है, इन्वेस्टर है उसका सिर पे छत है, वो तो रह सकता है, वो कहेगा मैं नहीं लेता, मेरे को सूट नहीं कर रहा। या जब शॉर्टेज होगी तो रेंट अपने आप बढ़ेंगे, जब रेंट बढ़ेंगे तो वो इंटरेस्ट देने को तैयार हो जाएगा। इससे विशेष सर्कल है बिल्कुल, जो आपस में साइकिल जो चल रही है ना, एक दूसरे को पकड़ते हुए चल रही है। तो ये एक दूसरे को बांध के रखा हुआ है, और ये चीज जो है ना जो गलत, ठीक डिमांड एंड सप्लाई सिंपल, और कोई इसके अंदर कोई और तरीका नहीं है। जी पीके जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इनका क्वेश्चन भी हम ले लेंगे। जी आप ऑन एयर है, अपना सवाल पूछ लें। और पीके जी आप कैसे हो सर? थैंक यू वेरी मच जी, मेहरबानी आपकी, आप बताइए। बस सर फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया, मैं आपको हमेशा सुनता हूँ, तब भी होता हूँ, बहुत अच्छा एडवाइस करते हैं सर आप। आपकी एडवाइस के लिए ही कॉल किया। मेरे को कनाडा में आए हुए 4 साल हो गए हैं। जी सर। ठीक है, और मेरी वाइफ भी आई है पिछले 2 साल से मेरी वाइफ भी आई है। बट नाउ लास्ट ईयर वी ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, तो शी इज नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, और मेरे पास $40,000 सेविंग है जी। और रेंट इतना हो गया सर कि रेंट दे रहे हैं तो चुभ रहा है, क्योंकि मॉर्टगेज भी थोड़ी बहुत मिला के बन जाती है। जी। तो मेरा क्वेश्चन आपके एडवाइस के लिए कि आपकी इनकम कितनी है? सर इनकम मेरी सर 50,000 54,000 ईयरली पैकेज है। सर मैं रेस्टोरेंट लाइन में हूँ। रेस्टोरेंट लाइन में है, और मैं खाने का शौकीन हूँ। जी मुलाकात कर लीजिए फिर, मैं तो ढूंढ रहा होता हूँ यार। तो चलो तो रेस्टोरेंट। मेरी आपसे क्वेश्चन है, मेरा सर सॉरी मैं एक बार कंप्लीट कर लूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक अभी जैसे लाइक सिंगल सैलरी है, और वाइफ आने वाले टाइम में काम करेगी पता नहीं कब, तो मैं थोड़ा ओवरवेट करूँ, सेविंग करूँ कि सर बिकॉज रेंट इज गोइंग अप और प्राइसेस आर गोइंग अप। तो सर आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या करूँ इससे? देखो बात ये है, आप मेरे बच्चे, मैं बेटा बोल सकता हूँ आपको, तो आप देखिए सिंपल सी बात है कि 50,000 के ऊपर आप चाहेंगे तो भी नहीं मार्केट मिलेगी ना आपको। यस सर, हाँ, इनकम का मार्केट वैसे ही नहीं मिलनी है आपको, तो आपको चॉइस नहीं है। तो चॉइस सिर्फ यही है कि जितना पेट काट सकते हो, जितनी बचत कर सकते हो कर लो, और वाइफ की जॉब लगने की इंतजार करो। बच्चा कितना बड़ा है बेटे आपका? सर बच्चा दिस सितंबर विल बी 2 ईयर। दिस सितंबर 2 ईयर, अभी सितंबर में। तो नेचुरली अब इसको आप डे केयर वगैरह में डाल के वाइफ को बोलो जॉब ढूंढनी शुरू करे। आपकी वाइफ की बैकग्राउंड क्या है एजुकेशन की? सर she is experienced, she have HR experience sir, she worked in HR back in India, right? Yes sir. अच्छा, तो चलो उनको बोलो जॉब में डालें, जॉब बैंक वगैरह में अपनी एप्लीकेशन वगैरह डालें, और भगवान भला करेगा, उनको जॉब वगैरह मिलेगी। उसकी बात सर वो तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो आपने मेरे को क्लियर कर दिया कि लाइक व्हेन बोथ आर वर्किंग देन दिस इज ओनली वे दिस विल वर्क आउट, अदरवाइज 50,000 के ऊपर आपको लोन नहीं मिलेगा। आई एम सो सॉरी टू से। हाँ जी सर, नो वरी सर, वही था। चलो थैंक यू सर, आपसे बात करके अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। पीके जी नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर है, उनसे भी जी आप ऑन एयर है, अपना क्वेश्चन पूछ लें। पीके जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर जी ये इन्फ्लेशन को जो है इन्होंने स्टॉप तो कर लिया, लेकिन अभी अब कम नहीं हो रहा है, तो क्या इंटरेस्ट रेट और बढ़ाया जाएगा? और 1982 में इंटरेस्ट रेट था 18%,
जी, तो अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दो तो फिर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो क्या चल रहा है? और अभी आपने ज्यादा बढ़ाएंगे तो रिसेशन की तरफ चले जाएंगे। हाँ, तो रिसेशन इज गुड देन इन्फ्लेशन ना सर जी? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिसेशन इज बेटर देन इन्फ्लेशन मेरे हिसाब से। और अमेरिका में यही तो हो रहा है। अभी उन्होंने जब डिक्लेयर किया कि अभी उनको 1-2 बार और इंटरेस्ट बढ़ाना है, तो कल ही की खबर है, बल्कि आज सुबह की खबर है कि जी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सॉफ्ट रिसेशन आने की उम्मीद है। जब अमेरिका में 31% प्रोबेबिलिटी आ गई रिसेशन की, तो उसका असर तो कनाडा के ऊपर होगा ना जी। और एटलीस्ट बिल्कुल होगा। और ये जो रिसेशन है क्यों आता है? जब इंटरेस्ट रेट झटके से बढ़ जाते हैं और बाइंग पावर वगैरह खत्म हो जाती है तो रिसेशन आना शुरू हो जाता है। तो एक किस्म से ये इनडायरेक्टली रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट 2-3 बार अगर बढ़ गया तो नेचुरली हम लोग रिसेशन में आ जाएंगे। रिसेशन में आने का मतलब ये है कि फिर इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू हो जाएंगे। तो बात यह है कि अगर हमें अपने ऊपर ही अगर अपने पैरों पर खड़ा होना हो तो मेरे हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन नीचे तरफ धीरे धीरे जा रहा है और हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बाहर के सोर्स ताकतें हैं, जो सोर्सेज हैं जैसे, या बाहर की जो हालात है जैसे अमेरिका ले लो, तो उसका असर यहाँ होना है। वहाँ का रिसेशन का असर यहाँ जरूर होगा। वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा डॉलर वैल्यू कम होती है, हमारी डॉलर वैल्यू कम होती है, तो उसको ऊपर लाने के लिए हमें फिर इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ता है। हाँ जी, सही कह रहे हैं। तो दूसरा सवाल और है पीके जी, अब ये 3 लाख इमिग्रेंट जो आ रहे हैं और 1.5 लाख हमारे पास सप्लाई है, तो एक यूनिट में एक ही बंदा रहेगा? एक में एक रहेगा मतलब जो सप्लाई जो है वो की हो रही है और लोग आ रहे हैं। सप्लाई 1,35,000 है टोटल जी। हाँ, तो अब एक यूनिट में एक ही बंदा रहेगा पीके? यहाँ पे तो जो है सारे एक रूम में 2-2 लोग रह रहे हैं, 3-3 लोग रह रहे हैं। अब देखो क्या, वो तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, वो 4-4 बच्चे भी एक रह रहते हैं। मैंने हमारे ऑफिस में भी बच्चे हैं 4-5, वो इकट्ठे रहते हैं, तो ऐसी बात अलग है। लेकिन जो भी है शॉर्टेज तो है ही ना भाई साहब। इसको तो हम बजाय इसको बिल्कुल अंदर तक जाके उधेड़ बुन करने से, बात यह है कि शॉर्टेज है और शॉर्टेज आगे जल्दी सॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही जी। ठीक है, जब देखते हैं इसको क्या होता है। थैंक यू। और आजकल जो इमिग्रेंट आ रहे हैं ज्यादातर, अगर स्टूडेंट या कुछ रिफ्यूजी छोड़ दीजिए या कुछ बाकी छोड़ दो, तो बहुत पैसा लेके आ रहे हैं। सरकार को पैसा भी मिल रहा है, वर्कफोर्स भी मिल रही है और बाकी जगह सरकार को बेनिफिट हो रहा है, पर इधर हाउसिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। कनाडा जैसी कंट्री दुनिया में 2nd लार्जेस्ट कंट्री है, अब यहाँ पे जमीन की प्रॉब्लम हो गई है, कोई बात समझ नहीं आ रही पीके जी? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। पर एक बात हो है ना भाई साहब कि लोग ओंटारियो से बाहर भी तो निकलना नहीं चाहते ना। ओंटारियो को छोड़ो, वो जीटीए से बाहर निकलना चाहते, जीटीए को भी छोड़ो, वो जो पीके जी ये तो से भी बाहर निकलना नहीं चाहते। ये तो सरकारों की प्रॉब्लम है। हर हेड ऑफिस को लाके डाउनटाउन में खड़ा कर देंगे तो ये होगा। बोलो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छी बात करी। जैसे देखो इन्होंने किचन और वाटरलूम में जब बड़ी बड़ी कंपनियां लाके लगानी शुरू की, तो देखो किचन वाटरलूम कैसे आग लगी, वहां लोग गए कि नहीं गए। ऐसे ही जो है अलग अलग अगर आउटस्कर्ट्स के अंदर अगर लगा दिया जाए, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए पूरी रोड्स, कम्यूटिंग, हर चीज चाहिए। और धीरे धीरे शहर बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो बैरी तक शहर चलेंगे ना, और इधर अगर जाओ तो आप देखिए विंडसर तक भी रास्ते में शहर डेवलप होने शुरू हो गया, हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। नहीं, बैरी तो खैर एक रेजिडेंशियल एरिया जैसा उसको कंसीडर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हेड ऑफिस इसको हटाओ या टोरंटो से, यहाँ से, जीटीए से। सर डेमोक्रेसी है सर, इनके हाथ में कुछ नहीं है। वो क्या है, धमकी मिल जाती है इन कंपनी से कि हम तुम्हारी कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं, बताओ क्या कर लोगे? हाँ, तुम्हारे प्रोविंस को छोड़ के जा रहे हैं, तो उल्टा पैसे देने पड़ते हैं उनको बैठाने के लिए यहाँ पर। हाँ, तो एम्प्लॉय भी टाइम से कैसे आएगा? तुम एम्प्लॉय को बोलो नहीं कि टाइम से आओ, वो देर हो रही ना उसको फिर ट्रैफिक में। जी जी जी, चलो बाकी खुल तो रहे हैं। देखो अभी जगह जगह आप देखो, जैसे अभी ये बिजनेस पार्क जो है अभी वैलेंड के आसपास भी 3-4 और बने हैं, तो ऐसे धीरे धीरे सिटीज डेवलप कर रही हैं, पर टाइम लग रहा है सर। बिल्कुल ठीक बात है आपकी जी माहिर जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। पीके जी नेक्स्ट कॉलर भी लाइन पे वेट कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। हेलो पीके जी, हाउ आर यू डूइंग? गुड, थैंक यू सर। मैं आई एम बिग फैन ऑफ यू और आई थिंक मैं आपका हर एक शो सुनता हूँ। थैंक यू सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि मेरा मॉर्गेज रिन्यूअल नेक्स्ट जून में है और आई मीन से मई 2024 में है। सो व्हाट्स योर एडवाइस अबाउट रियल एस्टेट? और क्या मतलब 24 मई 2024 अभी? यस।
नेक्स्ट ईयर है ना? 2024 है। अच्छा, अभी तो 1 साल से 1.5 साल पड़ा है। अच्छा बताइए। यस, तो फोरकास्ट आज दिस मॉर्निंग आई हर्ड रेडियो न्यूज की सेकंड हाफ में हाउसिंग मार्केट में उछाल आएगा। सो व्हाट डू यू थिंक? आपका व्हाट डू यू थिंक? आएगा जी, ये सीरिया की रिपोर्ट है जो आप बता रहे हैं, और सीरिया की रिपोर्ट ये आई है कि 2023 में आप 2 चेहरे देखोगे, 2 चेहरे। पहला हाफ द मार्केट विल रिमेन क्वाइट, इंटरेस्ट रेट वगैरह सेम रहने की उम्मीद है या एक आध बार बढ़ जाए, और सेकंड हाफ के अंदर एक्टिविटी बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट थोड़े बैलेंस होकर नीचे आने की उम्मीद होगी, मार्केट भी बैलेंस आने की उम्मीद है। और यहाँ तक डाटा है कि 1.04 मिलियन का जो एवरेज घर है वो 1.14 मिलियन तक जाने की उम्मीद है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो यू आर वेरी राइट कि उम्मीद है कि साल के आखिर तक इंटरेस्ट रेट नीचे आने की संभावना है। और आपका जो टाइम आएगा मई का, तब तक तो सर दूध पियो, लस्सी पियो, एंजॉय करो, अगर बियर पीते हो बियर पियो, लेकिन टेंशन लेनी बंद करो। अभी से टेंशन ले लोगे तो फिर बीपी की गोलियां खानी शुरू कर दोगे सर। अभी 1.25 साल पड़ा हुआ है। हर कोई, आपको पता है, आपको पता है, हमारे लोग हर कोई बड़े घर, छोटे घर में से बड़े घर में जाना चाहता है, राइट? जी 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 जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस हिसाब से पैसे जमा करना शुरू कर देंगे ना। बिल्कुल ठीक बात है। और अगला साल आपको ये भी बता दूं, इंटरेस्ट रेट कम आएंगे, लेकिन अगले साल मार्केट भी बढ़ने की उम्मीद है, मार्केट का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन आपके घर की भी कीमत बढ़ जाएगी, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तो सही है ना, वो तो 2 तरफ बढ़ेगा ना, नया घर उसका बढ़ेगा, पुराना जो है वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल। आप साउथ इंडियन है सर? जी जी, मैं एक्चुअली गुजराती हूँ। गुजराती? अच्छा, ठीक। थैंक यू सर। और मैं प्लान कर रहा था, तो मैं लास्ट क्वेश्चन में प्लान कर रहा था 20% डाउन देने का जी। तो सेकंड घर में तो 20% डाउन देना ही पड़ेगा। अगर आप उसको बेचते हैं तब आपको 20% डाउन देने की जरूरत नहीं है। अगर उस घर को भी रखते हैं तो 20% तो वैसे ही देना आपको। नहीं, वो तो बेच के कर, वो एग्जिस्टिंग मुझे निकालना है, एग्जिस्टिंग बेचना है और नया लेना है, लेना है मुझे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, बता दीजिएगा, मिल लीजिएगा। अगर आपको हेल्प की जरूरत हो, वी कैन प्लान। अगर आपको अगले साल के लिए आज ही प्लान करना तो हमें टेक्स्ट मैसेज डाल के मुलाकात कर सकते हैं। वी कैन प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है ना? हाँ, तो ठीक है, आपका नंबर तो है ही मेरे। हाँ, अब टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिएगा, मुलाकात कर देंगे। वी विल प्लान, नो वरीज एट ऑल। ओके जी। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। टेक केयर जी जी। पीके जी, तो माही, मुझे लगता है हमारा टाइम भी हो गया अब। तो अभी जरा अलविदा कहें या कुछ पूछना है, या बस खत्म करें बात यहीं पर ही? जी पीके जी, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, तो वो अगर आप अलाउ करो तो। जी बताइए। जी पीके जी, ऐसा मतलब कह रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन आ रहा है, तो कनाडा पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में? सर बिल्कुल, ये जो थोड़ा सा जवाब तो इसका मैंने दे दिया था जो पहले आए थे। यू आर वेरी राइट। कनाडा में रिसेशन की आज सुबह ही खबर आई है कि भी वहां पर लगता है, जो हिसाब से उन्होंने ऐलान किया फेड ने कि 2 बार इंटरेस्ट रेट अभी उनको और बढ़ाना उन्होंने, तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, इट विल गो टुवर्ड्स द रिसेशन नेचुरली। जब इतना ज्यादा, और प्लस हाउसिंग मार्केट वहां की भी बड़ी खराब हुई पड़ी है, तो नेचुरली उसका असर यहाँ होगा। हम अपने आप तो भरोसे में अपने आप चलने में तो कामयाब हैं, लेकिन जो आस पड़ोस के हालात हैं वो हमें जीने नहीं देते। क्योंकि अगर उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं और हमारे नहीं बढ़ते तो हमारे डॉलर वैल्यू कम हो जाती है, और अगर डॉलर वैल्यू कम हो जाती है तो वो वैसे ही हमारे अगेंस्ट चला जाता है, हमारी बाइंग पावर खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, हमारी इंडस्ट्री को और जो असर होना शुरू हो जाता है उल्टा। एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट हो जाता है, लेकिन इम्पोर्ट को बड़ा भारी नुकसान होना शुरू होता है, इम्पोर्ट ज्यादा है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कुछ ना कुछ हद तक तो उसका असर हमारी कंट्रीज में, कनाडा में, पड़ोस का तो होता ही होता है। वर्ल्ड इकोनॉमी का भी असर होता है, पर लेकिन हमारे अमेरिका का असर हमारे पे ज्यादा है। तो या जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अब 13 तारीख की रिपोर्ट है कि 31% प्रोबेबिलिटी है रिसेशन यूएस इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। उसका असर उल्टा हो सकता है। CIBC जो कैपिटल मार्केट है उनका एक थोड़ी सी रिपोर्ट आई थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ी अर्ली स्टेज है, इसके ऊपर कुछ कहना, कुछ कमेंट देना। बट ऑन दी होल मेरे को लगता है कि वर्स्ट इज गॉन, जो बुरा था वो निकल गया, और आगे मुझे लगता है कुछ सुख भरे दिन आने वाले, मुझे लगता है। जी पीके जी, कोई और अनाउंसमेंट अगर आपको करनी है तो प्लीज आप कर जी। बस ये बताना चाहूंगा कि बिकॉज ऑफ हाई डिमांड मैंने अपने टाइमिंग्स बढ़ा दिए हैं मिलने के। मेरी एवरेज 5 घंटे होती थी, अब वो बढ़ा के 8 घंटे कर दी।
एवरी डे। तो हमारी वाइफ भी बड़ी हैरान है, मेरी वाइफ वो कहती तुम दिन दिन जवान होते जा रहे हो, मेहनत ज्यादा कर रहे हो। समझाना पड़ता है उनको, भाई मेहनत ज्यादा क्या कर रहा हूँ, फंसा हुआ हूँ, क्योंकि वो सबकी जो है वो मुलाकात में से पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए मैं सेमिनार भी कर देता हूँ 2-4 महीने के बाद, कि जो लोग नहीं मिल पाते उनके लिए एक सेमिनार कर देते हैं ताकि सारे आके वहीं पर मिल लें। इस बार जो मैंने सेमिनार किया था दिसंबर 4 में, उसमें मैं डाइवर्स हो गया था थोड़ा सा लाइफ के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन से कुछ ऐसे आगे थे। पर इस बार जो सेमिनार नेक्स्ट होगा उसके अंदर कोई और क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ रियल एस्टेट की ही बात की जाएगी। ये मैंने डिसाइड किया विद माई कुलीग अयाज भांजी एंड माई लॉयर करिश्मा। हमने डिसाइड किया कि जब सेमिनार करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट के ही कौन से आंसर लिए जाएंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन सबको पहुंच जाएगी। आई वुड से फॉर एनी रियल एस्टेट नीड नो ऑब्लिगेशन, इफ यू वांट टू मीट मी द बेस्ट वे टू कॉन्टैक्ट एंड द फास्टर रिप्लाई टू टेक्स्ट मी। आपको बहुत जल्दी रिप्लाई आता है। कॉल मेरी ज्यादातर फॉरवर्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई वॉल्यूम। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डालें, SMS नॉट व्हाट्सएप, SMS, तो उसमें मेरी रिप्लाई जल्दी आती है। मेरा ऑफिस आपको जल्दी कांटेक्ट करता है, मैं भी कांटेक्ट करता हूँ। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। नो ऑब्लिगेशन, अगर आपका अपना भी कोई रियल्टर है उससे काम करिए, लेकिन आपने अगर सेकंड ओपिनियन लेना आके मुझे मिल लीजिए। नो ऑन फोन, सलाह ऑन फोन नहीं दी जाती, और वो आप उसके लिए आपको रेडियो में ही कॉल करनी पड़ेगी। लोग मेरे को टेक्स्ट मैसेज डाल के जवाब सारे पूछना चाहते हैं, विच इज नॉट, मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अनलेस यू आर माई क्लाइंट, यू आर ऑन हॉट लिस्ट, आपके लिए 24 घंटे हमारा ऑफिस खुला हुआ है। बट इफ यू आर ए जनरल लिसनर और हमारे क्लाइंट नहीं है, तो आपके लिए हमने रेडियो शोज खोले हुए हैं। 6 शोज मेरे होते हैं एवरी वेडनेसडे। इसी काम के लिए hundreds of thousands of dollars हम खर्च करते हैं कि आपको खुश किया जाए। तो या सेमिनार अटेंड कर लीजिएगा या आगे मिल लीजिएगा। मेरा नंबर है 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। थैंक यू वेरी मच जी। बाय। थैंक यू पीके जी, शो पे आप हमारे साथ जुड़े और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपने दिया। थैंक यू वेरी मच।